सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कोशिका। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। कोशिका कोशिका क्या है? पहले तो ये हमारे दिमाग में ये सवाल होगा कि कोशिका क्या है इसका जीवन में महत्व। हम आपसे कहें कि क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी कोशिका में जीवन का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। या हम यूँ कहें, क्या आपने कभी सोचा है कि हम और पेड़ पौधे कैसे बने हैं? हमारी बुनियादी इकाई क्या है? क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बीज से विशाल पेड़ कैसे बनता है? इसका रहस्य क्या है? या कहें, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारी छोटी कोशिका, या फिर से वही क्वेश्चन है कि आप कभी सोचा है कि जीवन में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कई सवाल दिमाग में आते हैं कि कोशिका आखिर है क्या? कोशिका, तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, उसके विषय में हम जानेंगे कोशिका क्या है, क्या उसका महत्व है हमारे जीवन में। तो ये जो कोशिका है इसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। सेल बायोलॉजी, इसे सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब हम कहें साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका जीवन की आधारभूत मौलिक इकाई है। कोशिका जो है जीवन की आधारभूत मौलिक इकाई है। यहाँ पे ये गलती होगी, जीवन की आधारभूत मौलिक इकाई है। क्वेश्चन बनता है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो हम कहेंगे जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइटोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर आए, काइटोज लोगोस। काइटोज को कहते हैं सेल, कोशिका, और लोगोस का अर्थ मतलब होता है स्टडी ऑफ, का अध्ययन। कह सकते हैं कोशिका का अध्ययन। जैसा कि बता चुके हैं कि साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। साइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कब डिस्कवर्ड हुआ, खोज कब हुई इसकी, कब की रॉबर्ट हुक ने खोज? तो 1665 में। रॉबर्ट हुक को जो ये कोशिका या सेल जो प्राप्त हुई थी वो डेड सेल थी। कैसी सेल थी? डेड सेल। कहाँ मिली? कॉर्क, यानी कि बोतल का जो कॉर्क लगी हुई थी, कॉर्क में मृत कोशिका की खोज की। क्वेश्चन बनता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की? तो आप कहेंगे मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की। अब आगे देखेंगे साइटोलॉजी क्या है? जैसा कि बता भी चुका हूँ, कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। हमारी शरीर की संरचना किस तरह से है, किस तरह से बना हुआ है हमारा शरीर? जो आपको दिखता है बॉडी, शरीर जो मिलकर के बना है वो ऑर्गेन सिस्टम, अंग तंत्र से मिलकर के बना है। और अंग तंत्र किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गेन, अंग से।
और अंग किससे मिलकर के बना है? टिश्यूज, ऊतक से। अब ऊतक टिश्यूज किससे मिलकर के बने हैं? सेल, कोशिका से। अब इसी को आप उल्टे क्रम में देखें तो सेल, सेल से मिलकर क्या बना है? टिश्यूज, और टिश्यूज से मिलकर क्या बने हैं? ऑर्गेन, अंग, और ऑर्गेन अंग से मिलकर के बना है आपका अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर के बना है बॉडी, शरीर। अब आगे देखेंगे हम, जैसे कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत मौलिक इकाई कौन है? सेल, कोशिका है। एबी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ध्यान से सुनेंगे, एबी ल्यूवेनहॉक ने जीवित सेल की खोज की थी, जबकि मृत कोशिका की सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और जबकि जीवित कोशिका की सेल एबी ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहते हैं। ध्यान दें, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सेल मिली थी वो किसको मिली थी? रॉबर्ट हुक को मिली थी। और किसमें मिली थी? बोतल का एक ढक्कन लगा था जो लकड़ी का था, यानी कार्क जिसे बोलते हैं, तो कार्क में मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की? एबी ल्यूवेनहॉक ने। बोतल की कार्क, लकड़ी को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना दिखाई दी। यानी जी रॉबर्ट हुक ने जो बोतल में कार्क, जो लकड़ी लगी थी, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें जो उसकी संरचना जो दिखाई दी वो कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेलुला को ए स्मॉल रूम कहा गया। अब हम आगे लोग पढ़ेंगे इससे आगे, और को सेल के बारे में जानेंगे, और सेल में हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और उसमें अंतर क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे, उसके बारे में नए नए तथ्यों को जानेंगे। ठीक है, अब देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर PPLO, या कहेंगे इसको फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी प्न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऐसी कहते हैं माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया सेल। ये कैसी सेल है? एक बैक्टीरिया सेल है, कह सकते हैं जीवाणु कोशिका है, जो कि सबसे छोटी सेल है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरिया सेल में। क्या कहते हैं उसको? माइकोप्लाज्म ग्लैप्सेप्टिकम जीवाणु कोशिका, माइकोप्लाज्म ग्लैप्सेप्टिकम क्या है? ये जीवाणु कोशिका है। लार्जेस्ट कहेंगे सबसे बड़ी कोशिका, ये कह सकते हैं लंबी नहीं, सॉरी, यहाँ कहेंगे सबसे बड़ी कोशिका। लंबी तो हो जाएगी, लॉन्गेस्ट हो जाएगी, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी कोशिका
किस में पाई जाती है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब हम आ जाएंगे ह्यूमन, मानव के बारे में। तो मानव में लार्जेस्ट सेल भी पाई जाती है, लॉन्गेस्ट सेल भी है, स्मॉलेस्ट सेल भी है। तो ह्यूमन, मानव में लार्जेस्ट सेल कहाँ पाई जाती है? ओवम, अंडाणु। किस में पाई जाती है? महिलाओं में, इन फीमेल। और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है। ध्यान रखें, इनको याद करें अच्छे से, समझें। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? न्यूरॉन। पूछा जाता है, सीधे क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है मानव में, इंसान में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी पाई जाती है? तो आप बोलेंगे न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कोशिका, ये पाई जाती है पुरुषों में, इन मेल। क्या नाम है? स्पर्म, शुक्राणु। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्पर्म है। कहाँ पाई जाती है? इन मेल, पुरुषों में, शुक्राणु जिसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन ने कहा कि सभी पादप कोशिकाओं से, यानी सभी पादप कोशिकाओं से निर्मित हैं। यानी जो जितने भी पादप हैं वो किससे निर्मित हैं? कोशिकाओं से निर्मित हैं। इसको हम लोग अंडरलाइन भी करते चले। यानी स्लाइडेन ने कहा कि सभी पादप कोशिकाओं से निर्मित हैं। स्वान ने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने। स्वान ने कहा कि सभी जंतु, जितने भी जंतु हैं वो कोशिकाओं से बने हैं। जबकि रुडोल्फ विर्चोव ने कहा कि सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। नोट: वायरस, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। यानी जो विषाणु है, वायरस है, वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। विषाणु क्यों? क्योंकि विषाणु ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है। सजीव व निर्जीव कह सकते हैं। जो वायरस है, विषाणु है, वह सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। यानी जो वायरस, विषाणु जो सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। पादप एवं जंतु के बीच की, अच्छा, सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी क्या है? वायरस है, विषाणु है। जबकि पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी यूग्लिना है। पादप एवं जंतु के बीच की संयोजक कड़ी क्या है? तो कहेंगे हम पादप जंतु के बीच की संयोजक कड़ी यूग्लिना है। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। अब इसके बारे में समझेंगे हम कि स्पर्म, शुक्राणु और प्लस ओवम, अंडाणु। यानी जब इनका निषेचन होता है, जब ये मिलते हैं स्पर्म और ओवम, तो निषेचन से एगुमनज जायगोट बनता है। और जायगोट से बनता है भ्रूण। जायगोट से क्या बनता है? जायगोट से बनता है भ्रूण। दिख नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे कर लें।
थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो क्षमा करें, थोड़ा सेट कर लूँ इसको जिससे कि दिखाई दे स्क्रीन पे। तो सुने ध्यान से, भ्रूण अब यानी अब हम बता रहे थे स्पर्म और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज बनता है। युग्मनज क्या है? नई कोशिका है। युग्मनज को कहते हैं जायगोट, और जायगोट से बनता है भ्रूण, और भ्रूण से गर्भ। भ्रूण जो है कहाँ स्थापित हो जाता है? गर्भ में स्थापित हो जाता है। उसके बाद देखें, अब हम आगे देखेंगे जंतु कोशिका, एनिमल सेल के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। जंतु कोशिका क्या है? जंतु कोशिका में सेल वॉल, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड लवक अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। प्लास्टिड लवक क्या है? प्लास्टिड लवक 3 टाइप के हैं ये, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट क्या है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या इनके वर्ग हैं, क्या काम है, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझें कि प्लास्टिड जो लवक हैं यानी कि जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका कहें या फिर मानव कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। और ये क्या है? हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, वर्णी लवक है, ये वर्णी रंगों के लिए होता है। अवर्णी लवक तो ये जो कहाँ होंगे? पौधों में होंगे। तो पौधों में जब हम पढ़ेंगे पादप कोशिका तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखें, जंतु कोशिका में रिक्तिका। जंतु कोशिका ध्यान रखेंगे, जंतु कोशिका बोलते हैं तो ध्यान रखेंगे इसे बोलते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल, एनिमल सेल मतलब तो उसमें मानव की भी बात हो रही, ये समझें, इंसान की भी। तो जंतु कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है तथा आकार में छोटी होती है। जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो आकार में छोटी होती है, लेकिन कई सारी होती हैं, यानी संख्या में ज़्यादा होती हैं। एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल में भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में भंडारण होता है। ग्लूकोज के रूप में भंडारण यानी ग्लूकोज, भोजन कह सकते हैं, भोजन जो ग्लूकोज है का भंडारण किसके रूप में होता है? तो ये होता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में, कह सकते हैं। एनिमल सेल में भोजन ग्लूकोज, भोजन नाम ले रहे हैं तो भोजन को ग्लूकोज भी कहते हैं ना। तो भोजन जो ग्लूकोज है का भंडारण जो है एनिमल सेल, जंतु कोशिका में किसके रूप में होता है? तो हम कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर से सुने, एनिमल सेल को जंतु कोशिका में भोजन ग्लूकोज का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन यकृत कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ संचित होता है? तो हम कहेंगे ग्लाइकोजन यकृत एवं मांसपेशीय कोशिकाओं में संचित होता है। कहाँ होता है? यकृत एवं मांसपेशीय कोशिकाओं में संचित होता है। एनिमल सेल में केंद्रक बीच में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? बीच में। एनिमल जो सेल है यानी कह सकते हैं जो जंतु कोशिका है उसमें केंद्रक है, कहाँ होता है? कोशिका में बीच में उपस्थित होता है।
अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल, पादप कोशिका। इसके बारे में डिटेल में और भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। अभी हम इसके थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी कर रहे हैं, इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पादप कोशिकाओं, पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ध्यान से सुनिएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है किससे बनी हुई होती है, तो हम कहेंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो सेलुलोज से है, सेलुलोज से हुआ है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। हरित लवक, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। पादप कोशिका में केंद्रीय रसधानी एक होती है। कहेंगे पादप कोशिका में केंद्रीय रसधानी की संख्या कितनी है, एक है। केंद्रीय रसधानी की संख्या एक है और ये कैसी है, आकार में बड़ी उपस्थित होती है। आकार में बड़ी, आकार में कैसी है, बड़ी है। आकार में कैसी है, बड़ी है। अब हम पढ़ेंगे आगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के गुण और उनमें क्या अंतर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुण पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका नंबर 1, कोशिका भित्ति। गुण क्या है, कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिका में, जैसा कि हमने बताया भी था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ उपस्थित होती है, पादप कोशिका प्लांट सेल में उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। नंबर 2 देखें, रसधानी या इसी को कहते हैं रिक्तिका। ये पादप कोशिका में उपस्थित होती है। अभी हमने बताया था कि संख्या में एक होती है और आकार में बड़ी होती है। यानी कि कहेंगे जो रसधानी रिक्तिका है वो पादप कोशिका में उपस्थित है, लेकिन संख्या क्या है, उनकी संख्या सिर्फ एक है। एक रसधानी उपस्थित है और आकार में कैसी है, बड़ी है। अनुपस्थित यानी कि रसधानी रिक्तिका जो है एनिमल सेल जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। दूसरा देख लिया है, रसधानी रिक्तिका जो है यानी दोनों में उपस्थित है, पादप कोशिका में भी उपस्थित है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित है। पादप कोशिका में क्या है, ये संख्या में एक है और आकार में बड़ी है, जबकि रसधानी रिक्तिका जंतु कोशिका में उपस्थित है, संख्या में कई है, संख्या में कई है लेकिन आकार में छोटी है। नंबर 3 देखेंगे, लवक प्लास्टिड यानी पौधों में उपस्थित है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पादप कोशिका में लवक जो है प्लास्टिड उपस्थित होता है पौधों में, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्लास्टिड लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। नंबर 4, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और लाइसोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। इसी तरह से देखेंगे नंबर 5, भोजन का संचय। भोजन का संचय देखेंगे, भोजन का संचय जो है प्लांट सेल
पादप कोशिका में कहाँ पर होता है? तो देखेंगे भोजन का संचय प्लांट सेल पादप कोशिका में स्टार्च एवं मंड के रूप में, किसके रूप में होता है? स्टार्च एवं मंड के रूप में। और जबकि भोजन का संचय जंतु कोशिका में किसके रूप में हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहाँ होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे भंडारण स्थान। अच्छा, भंडारण कहाँ पर होता है स्टार्च मंड का? तो कहेंगे पादप कोशिका में जो स्टार्च और मंड का भंडारण है वो जड़ एवं तना में होता है। कहाँ होता है? जड़ एवं तना में होता है। अब देखेंगे आगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टार्च मंड के रूप में, यानी इसका भंडारण कहाँ होता है? तो जड़ एवं तना में होता है। जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन कहाँ होता है इसका भंडारण? तो हम लोग कहेंगे कि इसका भंडारण कहाँ होता है? यकृत एवं मांसपेशियों में होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में होता है। अब देखेंगे नंबर 6 तो हाँ 6 पढ़ चुके हम लोग। अब नंबर 6 में पढ़ेंगे केंद्रक। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रक जो है पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था। केंद्रक जो है पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। तो केंद्रक कहाँ होगा उपस्थित? कोशिका में होगा, लेकिन कहाँ है? किनारों पर है। अभी हम क्या है डायग्राम की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो डायग्राम भी बनाएंगे और डायग्राम लेके आएंगे। तो एक बार अगला जो पार्ट बनाएंगे उसका, इसका कोशिका सेल के बारे में अगला जो पार्ट आपका पार्ट 2 आएगा, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम लेकर के आएँ और डायग्राम के जरिए ही आपको सब चीज़ें समझाएं, क्योंकि डायग्राम से ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो सकेंगे। कोशिश हम करेंगे, इस बार तो नहीं, अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है डायग्राम के ही जरिए से मैं समझाऊं कि कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है। तो इसके बारे में तो डायग्राम से ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। तो केंद्रक जो है उपस्थित कहाँ होता है? पादप में, कोशिका में किनारों पर होता है। और जबकि एनिमल जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर उपस्थित होता है? तो केंद्रक जो है कोशिका के बीच में उपस्थित होता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी जो भी हम लोगों ने जो भी पॉइंट पढ़े वो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। और ये परीक्षा के लिए तो उपयोगी हैं ही हैं। अगर आपको अपने जीवन में जानना है कि कोशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की। हर किसी को जानना भी चाहिए कि कोशिका सेल क्या है और इसका क्या महत्व है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्या महत्व है। कोशिका जिस तरह से कहते हैं हम लोग कि जैसे हमारा मकान बनता है कि उसमें ईंट लगती है, पानी है, मोरम है, सीमेंट है, बजरी है, सब धीरे धीरे करके उसकी नींव खोदी जाती है। नींव पहले मकान की नींव बनती है, धीरे धीरे करके उसमें सभी सामान का यूज करके धीरे धीरे दीवार खड़ी हो जाती है, एक दिन धीरे धीरे मकान बनता है। उसी तरह से ये जो कोशिका है, सेल है वो हमारे शरीर की आधारभूत मौलिक इकाई, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, बताया भी था। कोशिका जो है, कोशिका से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन मतलब अंग बनते हैं, और अंग से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्रों के बनने से क्या हमारे शरीर बनता है, बॉडी बनता है, मतलब बॉडी बनती है। इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से लगभग हम कहें क्लास 6, 7th, 8th जूनियर लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे बायोलॉजी वाले पोर्शन में कोशिका का अध्ययन बहुत ही बारीकी से किया जाता है और परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है बहुत ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं,
जैसे कि मेहनत तो लगती है कि हम पढ़ते हैं और कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको छांट कर ला रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको सही से मटेरियल प्रोवाइड करा सकें जिससे कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।